Hi everyone, my name is Athiya Zanab and today I'm going to start a series of Victorian poetry. The very first of all, I'm going to discuss biography of Alfred Lord Tennyson and his works. So without wasting time, let's get started. So first of all, you must know the date of birth and when did he die, 1809 to 1892, and where he was born at Somersby, Lincolnshire, which is in England. So 1809 में ही took birth and 1827 में इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज ज्वाइन किया. 1827 के बाद 1829 में इन्होंने ज्वाइन किया एक अंडर ग्रेजुएट क्लब जिसका नाम था अपोस्टल्स. अपोस्टल्स में जाकर ही इनकी मुलाकात काफ़ी सारे लोगों से हुई, जिसमें से आपको याद रखना है मेनली अर्थर हेनरी हेलम. तो ऐसा मैंने क्यों कहा कि आपको याद केवल अर्थर हेनरी हेलम को रखना है, क्योंकि अर्थर हेनरी हेलम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बहुत ही अच्छे फ्रेंड रहे हैं. स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी दोनों के बीच में. तो आप देख सकते हो 1829 में दोनों की मुलाकात हुई थी, लेकिन 1833 में यानी 4 साल के बाद ही इनकी डेथ हो जाती है. इनके फ्रेंड की डेथ हो जाती है, यानी कि अर्थर हेनरी हेलम की. तो बहुत ही कम एज में इनके फ्रेंड की डेथ हो गई थी. तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को बहुत बड़ा झटका लगा था. काफ़ी दिन ये सदमे से बाहर नहीं आ पाए थे. अपने इस फ्रेंड के मेमोरी में, उनकी याद में बहुत सारी पोम्स लिखी हैं मिस्टर टेनिसन ने. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने किस फ्रेंड के ऊपर कई सारी पोम्स लिखी हैं. तो आंसर है अर्थर हेनरी हेलम. और इस प्रोफाउंड ग्रीफ की वजह से, जो बहुत ज़्यादा दुख उनको पहुंचा था, इसी वजह से कई सारी पोइट्री उन्होंने लिख रखी है, जैसे कि इन मेमोरियम, द पासिंग ऑफ अर्थर, यूलिसिस एंड टिटोनस. तो ये चारों पोम्स जो है आर द रिजल्ट ऑफ द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड अर्थर हेनरी हेलम. लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की वाइफ एमिली टेनिसन कोई और नहीं बल्कि अर्थर हेनरी हेलम की सिस्टर थी. यानी अर्थर हेनरी हेलम ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के सिस्टर से ही इन्होंने शादी करी थी. इस शादी के बाद और ज़्यादा फ्रेंडशिप इनकी बढ़ गई थी. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन अपने वर्क्स को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे. यानी कोई अगर क्रिटिसाइज कर देता था उनको तो वो दिल पे ले लेते. तो ही वॉज वेरी सेंसिटिव टू द क्रिटिसिज्म, जिसकी वजह से 1832 में जो भी उन्होंने पोम्स लिखी, उनका क्रिटिसिज्म बहुत ही ज़्यादा उनको नेगेटिव मिला, जिसकी वजह से उनको बहुत ही बुरा लगा. लेकिन 10 ईयर्स के बाद 1842 में अगेन उनकी जो पोम्स थी बहुत ज़्यादा लोगों ने सराही और इसकी वजह से वो एक पॉपुलर पोइट बन गए. 1845 में जाकर उनको सिविल लिस्ट पेंशन मिलने लगी $200 पर ईयर. तो ये आप याद रखिएगा, सिविल लिस्ट पेंशन विक्टोरियन पोइट्री के किस पोइट को मिलती थी. तो आंसर है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. एंड यही नहीं, 1850 में जाकर उनकी 2 पोम्स की वजह से, द प्रिंसेस एंड इन मेमोरियम, जो कि अर्थर हेनरी हेलम की याद में उन्होंने लिखी थी, इसकी वजह से ही 1850 में उनको पोइट लॉरेट बनाया गया. तो याद रखिएगा 1850 में ही वॉज मेड पोइट लॉरेट ऑन बिहाफ ऑफ ऑन द सक्सेस ऑफ द प्रिंसेस एंड इन मेमोरियम. और 1850 में पोइट लॉरेट बनने के बाद फाइनली ही एस्टेब्लिश्ड himself as the most popular poet of the Victorian era. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को भगवान ने बहुत ज़्यादा लंबी उम्र दी. 83 ईयर्स के वो थे जब उनकी डेथ हुई. 1892 में उनकी डेथ हो गई थी. और जब वो मरे हैं ना, मरने के से पहले उन्होंने जो भी पोम्स लिखी हैं, क्रॉसिंग द बार एंड ऑल, उन पोम्स में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरीके से लाइफ को जीना चाहिए और मरने के लिए भी इंसान को रेडी रहना चाहिए, खुशी खुशी मरना चाहिए. बहुत अच्छी पोम है क्रॉसिंग द बार, अभी मैं डिस्कस करूंगी. तो कुल मिला के अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिस को ऐसे ही नहीं विक्टोरियन एरा का मोस्ट पॉपुलर पोइट माना जाता है, बल्कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने बहुत स्ट्रगल्स किया. इनिशियली इन द बिगिनिंग ओनली ही वॉज अपसेट आफ्टर द क्रिटिसिज्म, बट ही डिड नॉट लूज होप. धीरे धीरे उनको बहुत ज़्यादा फेम मिला. 1830 में उन्होंने सबसे पहला अपना पोम कलेक्शन पब्लिश किया, जिसका नाम था चीफली लिरिकल. चीफली लिरिकल नाम से जो इन्होंने पोम कलेक्शन पब्लिश किया था 1830 में, उसमें क्रिटिकल फेवरेट पोम्स रही हैं मैरियाना, द क्रेकिन, द डाइंग स्वान, ओड टू मेमोरी. लेट्स रिवाइज वंस अगेन. मैरियाना, द क्रेकिन, द डाइंग स्वान, ओड टू मेमोरी इज द कलेक्शन ऑफ द पोम्स नेमली चीफली लिरिकल इन 1832. 1832 का जो कलेक्शन था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म को झेला था, जिसकी वजह से वो हर्ट भी हुए थे, उनमें से कुछ पोम्स उनकी फेमस भी रही हैं. तो 1832 पोम कलेक्शन में से जो फेमस पोम्स हैं वो आपको याद रखनी है. द लेडी ऑफ शिलॉट, इनोनी, द लोटस ईटर्स, द प्लेस ऑफ आर्ट. याद रखिएगा
ये ओ से स्टार्ट होता है, लेकिन इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं इनोनी। तो 1830 का पोम कलेक्शन आपको याद रखना है, मेरियाना, द क्रैकन, द डाइंग स्वान, ओड टू मेमोरी। वाइल 1832 पोम कलेक्शन है द लेडी ऑफ शिलॉट, इनोनी, द लोटस ईटर्स, द प्लेस ऑफ आर्ट। इससे भी ज़्यादा फेमस पोम्स उनकी थी 1842 के कलेक्शन में, जिनमें से आपको याद रखना है मॉर्टी डी आर्थर, यूलिसिस, द विजन ऑफ सिन, लॉक्सली हॉल, टिटोनस, द प्रिंसेस, अ मेडली एंड यूलिसिस। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। 1842 के पोम कलेक्शन में मॉर्टी डी आर्थर, यूलिसिस, द विजन ऑफ सिन, यूलिसिस अलग से भी है, लॉक्सली हॉल, टिटोनस, द प्रिंसेस, अ मेडली। टेनिसन के ड्रामास की बात करें तो ही वॉज नॉट अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, फिर भी उन्हें कुछ अच्छे ड्रामास दिए हैं, जैसे कि क्वीन मैरी, हैरोल्ड, बेकेट, द फाल्कन, द कप एंड द फॉरेस्टर्स। याद रखिएगा ये सारे उनके ड्रामेटिक वर्क्स हैं। अब एक शॉर्ट नोट लिखने को आता है कभी कभी, और आपको ये बात पता भी होना चाहिए अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो, कि टेनिसन को ही क्यों मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज बोला जाता है। देखिए विक्टोरियन एज तो काफ़ी बड़ी सी है, लेकिन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन उतने टाइम तक जिंदा तो नहीं रहे, हालांकि 83 ईयर्स तक वो जिंदा रहे, फिर भी इतने सारे पोएट्स में से उन्हीं को क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स बोथ द नेशनल स्पिरिट ऑफ प्रोग्रेस and imperialism in his poems, as well as he makes a critic of the Victorian spirit। यानी कि विक्टोरियन एरा में जो कुछ भी हो रहा था उन्होंने सभी यानी सारे कॉर्नर्स को टच किया है और उसको रिप्रेजेंट किया है अपनी पोम्स में। और यहाँ तक उनकी पोम्स में पॉलिटिकल व्यूज भी मिलते हैं, सोशो कल्चरल वॉइस भी आपको देखने को मिलेगी, यानी हर कॉर्नर को उन्होंने टच किया है। इसी वजह से ही इज नोन टू बी most representative poet of the Victorian era. Now let's take here a question. Which of these is not a pastoral elegy? Pastoral elegy किसे कहते हैं? Elegy आपको पता होगा, a song written, a poem written on the death of someone by some poet, right? तो pastoral elegy कौन सी होती है? ज़्यादातर जो elegies लिखी जाती हैं उनमें जो भी इंसान मर गया है जिसके याद में वो पोएट लिख रहा है उसको शेफर्ड वो डील करता है, और रूरल लाइफ का डिस्क्रिप्शन किया जाता है, ठीक है, रूरल लाइफ का, ना कि अर्बन लाइफ का, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो लिखा जाता है उसे कहते हैं पैस्टोरल एलिजी, राइट। लेकिन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने जो इन मेमोरियम लिखी है, इट इज़ नॉट अ पैस्टोरल एलिजी, इट इज़ एक्सटेंडेड एलिजी, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखी है। फ्रैगमेंट्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट मानी जाती है, इसीलिए बोला जा रहा है इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रैगमेंट्री एलिजी, राइट। सही आंसर होगा इन मेमोरियम विच वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ आर्थर हेनरी हेलम। नाउ लेट्स डिस्कस इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ टेनिसन। सबसे पहली पोम है लोटस ईटर्स। इसके बारे में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 1832 के पोम के कलेक्शन में से है। दूसरी चीज़, दिस इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। मोनोलॉग आपको पता होगा व्हेन द स्पीकर एंड द लिसनर इज सेम, यानी एक ही इंसान जब खुद बोल रहा है वही सुन रहा है, या खुद क्वेश्चन कर रहा है वही आंसर कर रहा है, इसे कहते हैं मोनोलॉग। डायलॉग में कितने लोग होते हैं? 2 लोग। डाई मीन्स 2, तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। दूसरी चीज़, दिस पोम इज एन इंस्पिरेशन फ्रॉम होमर्स ओडिसी। द क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ऐसा कौन सा वर्क है जो होमर्स ओडिसी से इंस्पायर्ड है? तो आंसर है द लोटस ईटर्स। और द लोटस ईटर्स में जो मेन थीम है वो होमर्स की जो ओडिसी में कई सारे एपिसोड, उसमें से एक एपिसोड पर द लोटस ईटर्स में थीम रखी गई है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के जरिए, जिसमें हीरो वंडर करता है, घूमता है एक दूसरे वर्ल्ड में, ट्रबलसम वर्ल्ड में, और वो एपिसोड शो करता है सफरिंग्स को, उसकी मेंटल स्टेट को, यानी होपलेसनेस और डेथ के बीच में जी रहा है वो हीरो। तो उसी थीम को इन्होंने द लोटस ईटर्स में शो किया है। इसके अलावा आपको याद रखनी है पोम स्टार्ट हुई है करेज इस वर्ड से, ठीक है। तो आपको ये लाइन याद रखना है, करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड। कई सारे तरीकों से देखा जाए तो द लोटस ईटर्स एक तरीके से विक्टोरियन स्पिरिट को क्रिटिक करती है, यानी उस वक्त विक्टोरियन एज में लोग बस यही सोच रहे थे कि जब हमारे लाइफ का एंड डेथ है तो हम क्यों मेहनत करें, क्यों आगे बढ़ें, ओके। देयर इज़ नो ट्रू जॉय बट काम, यानी ये सारी जो फीलिंग्स आ रही थी इसको सामने लाने के लिए ही मेनली द लोटस ईटर्स पोम उन्होंने लिखी थी। तो किस तरीके से उन्हें कंपेयर किया है ऐसे इंसानों को जो कि आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं द लोटस ईटर्स से। तो ऑन द स्ट्रेंज आइलैंड व्हेन द सेलर्स
imbibe that delicious and intoxicating plant. They are immersed in a dreamy, peaceful state that makes them desire to remain forever, never to return to the toil and strife of their former lives. They are content with their choric song. यानी जो है उनके पास बस उतने में ही वो खुश है. They don't want to work hard. तो आई विश आपको द लोटस ईटर्स का ओवरव्यू समझ आ गया होगा. तो कुछ लाइन्स याद रखिएगा आप इस पोम की. डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ, व्हाई शुड लाइफ और लेबर बी. बहुत फेमस लाइन है. देयर इज नो ट्रू जॉय बट काम. और जो फर्स्ट लाइन स्टार्ट हुई है, करेज ही पॉइंटेड टूवर्ड द लैंड, ये भी आप याद रखिएगा. नेक्स्ट पोम यूलिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका. इस पोम का जो हीरो है वो बूढ़ा नहीं होना चाहता, और वो बूढ़ा हो भी गया है तो वो खाली नहीं बैठना चाहता है. वो चाहता है कुछ ना कुछ करना, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना, राइट. अपने लास्ट बचे सालों को वो मीनिंगफुल बनाना चाहता है. तो बहुत फेमस लाइंस है जो एजेड यूलिसिस है उसके लिए यूज हुआ है. ही कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज. लीज कहते हैं जो वाइन नीचे बची रह जाती है किसी भी ग्लास में या किसी बैरल में, उस बची हुई को कहती है लीज. तो वो कह रहा है आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, यानी अगर लाइफ थोड़ी सी भी बची ही होगी मेरी तो मैं उसको एंजॉय करूँगा, राइट. तो थोड़ा सा ये द लोटस ईटर्स की अगेंस्ट पोम है इनकी. द लोटस ईटर्स में उन्होंने ये दिखाया है कि यूलिसिस लेथार्जिक मूड में है, बहुत सुस्ती के मूड में है. ही डज नॉट वॉन्ट टू टॉयल, he does not want to strive, but here is Ulysses wants to do something. Okay, तो थोड़ा सा एंटी थीम है दोनों की, याद रखिएगा. Now in this poem Ulysses is leaving his island and moving forward to the seas to drink life to the lees. यानी कि he wants to explore, he wants to travel around the world. तो अगर आपने विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज पढ़ा है, मैंने इस पे वीडियो भी बना रखी है, तो विक्टोरियन एज ऐसी थी जिसमें दोनों चीज़ें बहुत मिक्स थी. यानी कुछ लोग आगे बढ़ना चाह रहे थे तो कुछ लोग बहुत लेथार्जिक थे, राइट. तो यही रीज़न है कि द लोटस ईटर्स यूलिसिस का जो थीम है थोड़ा सा एंटी है, राइट. और ये जो वर्ड्स यूज़ करे हैं लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने इस पोम में, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड. सो ये सारे वर्ड्स echoes the Victorian spirit of striving and exploring, that yes, people were, interested in exploration. They wanted to strive hard for their life. They wanted to utilize their last years of life. They wanted to make their life meaningful, right. So all these things you will get in Ulysses poem. The next work is Tithonus. ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. अभी जैसे कि पहले वाले पोम्स आपने यूलिसिस वगैरह देखा था और होमर्स की ओडिसी से ही इंस्पायर्ड पोम थी द लोटस ईटर्स. तो ये सारे जो कैरेक्टर्स है ना, ये सब ग्रीक मिथोलॉजी के जो क्लासिकल टेक्स्ट गुजरे हैं, जो क्लासिकल वर्क्स गुजरे हैं, उनसे जो है थीम्स ली हैं लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने. तो टिथोनस जो है ये भी एक ग्रीक मिथोलॉजी का कैरेक्टर है. अब है क्या इस पोम में वो देखिएगा. टिथोनस वॉज द ब्रदर ऑफ किंग. Which king? Priam. Okay, and Priam was the king of Troy. तो उसका भाई था टिथोनस. टिथोनस बहुत हैंडसम था, जिसके प्यार में पड़ जाती हैं गॉडेस ऑफ डॉन, DAWN, डॉन. तो ग्रीक मिथोलॉजी में कई सारे गॉड एंड गॉडेस हैं. तो फिलहाल यहाँ पे जो गॉडेस ऑफ डॉन है, ये इनको मोहब्बत हो जाती है टिथोनस से. तो टिथोनस उनसे एक रिक्वेस्ट करता है कि उसे इमॉर्टल कर दिया जाए, यानी उसको अमर रखा जाए, यानी वो कभी ना मरे. तो उसकी ये दुआ पूरी कर देती हैं गॉडेस ऑफ डॉन. लेकिन टिथोनस ये कहना भूल जाता है कि मेरी जो यूथ है उसको हमेशा एटर्नल रखा जाए. वो ये भूल जाता है, यानी उसको इमॉर्टलिटी तो मिल जाती है लेकिन वो बूढ़ा हो जाता है. और जब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है तो वो कमज़ोर हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है. और एक टाइम ऐसा आता है कि उसे अपनी ज़िंदगी से नफरत हो जाती है. ही वॉन्ट्स टू डाई नाउ, राइट. तो अब वो क्या करता है, गॉडेस से दोबारा से प्रे करता है कि उसको अर्थ में वापस मिल जाना है, यानी उसको दफन हो जाना है. और वो उन लोगों से बहुत जलन रखता है जो वाकई मर जाते हैं. यानी वो भी मरना चाह रहा है, उसे मरने का मन कर रहा है, लेकिन उसके पास पहले से इमॉर्टेलिटी का जो प्रेयर उसकी जो पूरी हो गई थी, इस वजह से वो मर नहीं पा रहा था. इसी वजह से उसको जलन हो रही थी उन लोगों से जिनकी डेथ हो जाया करती है. वो उन गुजरे दिनों को, गुजरे सालों को याद करता है कि जब वो जवान था और हर मॉर्निंग को एंजॉय करता था, जैसे गॉडेस अभी भी कर रही है. गॉडेस भी अमर है, लेकिन
उसकी जो यूथ है वो अभी तक उसके साथ है, जबकि टिथोनस के साथ ऐसा नहीं है। तो बहुत फेमस लाइन्स आप याद रखिएगा, वाई शुड अ मैन डिजायर इन एनी वे टू वेरी फ्रॉम द काइंडली रेस ऑफ मैन और पास बियॉन्ड द गोल ऑफ ऑर्डिनेंस वेयर ऑल शुड पॉज एज इज मोस्ट मीट फॉर ऑल। यानी एक मॉरल मैसेज दिया है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने कि इंसान क्यों चाहता है कि जनरली जो मैन को खुदा ने, गॉड ने जो चीज़ें बख्शी हैं, जो चीज़ें दी हैं, उससे क्यों भागना चाहता है। यानी मौत सबको आनी है, लेकिन इंसान ये चाहता है कि हम कभी ना मरे। तो यही टिथोनस ने भी चाहा था, लेकिन ऐसा दुआ मांगने के बाद उसने उस चीज़ को भुगता। तो वही लाइन से लिखी गई है कि वाई शुड अ मैन डिजायर इन एनी वे टू वेरी फ्रॉम द काइंडली रेस ऑफ मैन। द नेक्स्ट वर्क इज लॉक्सली हॉल। तो लॉक्सली हॉल से नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इट इज़ अ प्लेस। ये पोम भी मोनोलॉग है जिसमें एक स्पीकर है, वो अपनी भड़ास निकाल रहा है, अपनी बिटरनेस निकालना चाहता है वो अपने रिजेक्टेड लव पर। यानी वो किसी से प्यार करता था लेकिन उसने उसको ठुकरा दिया था, तो वो दोबारा से विजिट कर रहा है लॉक्सली हॉल में काफ़ी सालों के बाद, जहां उसने अपनी यूथ गुजारी थी। और वो उन दिनों को याद करता है जब वो अपनी कज़न एमी के साथ रहा करता था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन एमी के जो पेरेंट्स थे वो उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे, एक रिचर मैन से। तो वो उसको धोखा दे देती है और शादी कर लेती है किसी और से। तो उस कज़न एमी के लिए वर्ड्स यूज हुए हैं, लोअर फीलिंग्स, नैरोअर हार्ट। याद रखिएगा, नो बेटर देन अ क्लाउन, ये वर्ड्स यूज हुए हैं एमी के लिए। उसके बाद ही वो जो लवर है वो कुछ और सोचकर अपने ध्यान को डाइवर्ट करता है और वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है, अपने फ्यूचर में जो प्रोग्रेस उसको हासिल होनी है उसके बारे में सोचता है, राइट। तो दिस वाज अबाउट लॉक्सली हॉल। The next work is The Defense of Lucknow. It is a great example of Tennyson's imperialistic view about the Sepoy Mutiny of 1857 in India, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में, उसी थीम पर यह पोम बेस्ड है। नेक्स्ट वर्क इज ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये जो पोम है ये आपको क्लास 6, 7, 8 की लिटरेचर बुक्स में ज़रूर मिलेगी। इस पोम में लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने अपने फ्रेंड आर्थर हेलम की डेथ पर, सडन डेथ पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। वो समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और वहाँ के जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं जिस पर लहरें बार बार पड़ रही हैं, उन लहरों से बोल रहे हैं कि तुम इन चट्टानों को तोड़ दो, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो वेद से उन रॉक्स को ब्रेक 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 कहने का मकसद उनका ये है कि वो कितना अंदर से दुखी है, वो उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। तो नहीं, एक तरीके से वो लहरों से कह रहे हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक, लेकिन वो अपने मन में बोल रहे हैं कि मैं अपने फ्रेंड के जो लॉस पे जो ग्रीफ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, काश कि मैं इसको कर पाता, राइट। तो जैसी उनकी फीलिंग्स चल रही हैं मन में, वही वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। सो दिस पोम इज बेस्ड ऑन हिज फीलिंग्स ऑफ लॉस आफ्टर आर्थर हेनरी हेलम। द नेक्स्ट वर्क इज द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। ये जो पोम है उनकी, ये क्राइमियन वॉर हुआ था जिसमें 600 ब्रिटिश सोल्जर्स को बोल दिया गया था बहुत बड़ी सी एक आर्मी को फेस करने को। 600 सोल्जर्स इतनी बड़ी आर्मी को कैसे फेस कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अजीब वॉर था कि लोग जान रहे थे कि हमारी जान जाने वाली है, लेकिन बेचारे क्या करते। तो ये 600 ब्रिटिश सोल्जर्स एक साथ पहुंच जाते हैं उस वॉर में जिसमें कई सारे लोग मर जाते हैं। तो इसी थीम पर बेस्ड उन्होंने ये पोम लिखी है, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। द नेक्स्ट पोम इज द प्रिंसेस अम्बेडले। इट वॉज कंपोज इन 1847। टेनिसन की लॉन्गर पोम्स में से एक है और इस पर्टिकुलर पोम के जरिए एक नई थीम निकल के आई थी, न्यू वुमन थीम। इस पोम में एक नरेटर है प्रिंस, जो अपने प्रिंसेस की कहानी सुना रहा है। दोनों की शादी तय हो चुकी है, एंगेजमेंट भी हो चुकी है। तो इन दोनों की शादी तय हो चुकी है, एंगेजमेंट भी हो चुकी है, लेकिन प्रिंसेस ने एंगेजमेंट तोड़ दी है। एंगेजमेंट इसलिए तोड़ दी है क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहती हैं, पढ़ाई करना चाहती है, और सिर्फ पढ़ाई नहीं, वो इक्वलिटी चाहती हैं। उन्हें लगता है कि फीमेल्स को आगे बढ़ना चाहिए एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ों की वजह से उन्होंने अपने एंगेजमेंट को ब्रेक कर दिया है and now she wants to pursue her education and strictly she is committed to female education. She does not want to mingle with any men, right? तो कोविड में नहीं पढ़ना चाह रही हैं, वो फीमेल एजुकेशन के लिए अलग हुई हैं, अपने एंगेजमेंट को उन्होंने तोड़ दिया है। तो प्रिंस को बहुत याद आती है प्रिंसेस की। तो प्रिंस एक प्लान बनाता है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने को डिस्गाइज कर लूँ, अपने को छुपाऊँ
और इसकी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे प्रिंसेस अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रही हैं वहाँ जाके इनके साथ रहूँ और इनके दिल को जीतूँ। यानी प्रिंसेस को इक्वलिटी पसंद थी, तो वो किसी तरीके से प्रिंसेस को इम्प्रेस करना चाहता था और शादी करना चाहता था प्रिंस। तो वैसा कर ले जाता है, वो अपने को डिस्गाइज करता है, उसके 2 फ्रेंड्स और उसके साथ होते हैं और ये यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद इनका पता चल जाता है कि ये दे आर मैन, दे आर नॉट वीमेन, राइट। तो अब क्या होता है, जो प्रिंसेस का जो भाई था वो खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए प्रिंस से। तो लड़ते लड़ते प्रिंस ही बहुत अधमरा सा हो जाता है, कोमा में चला जाता है, बहुत लड़खड़ाने लगता है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ये देखकर प्रिंसेस का थोड़ा थोड़ा दिल पिघलने लगता है और वो सोचती है कि मुझे इसको मरहम लगाना चाहिए, इसको दबा देना चाहिए। वो ऐसा करती है और धीरे धीरे वाकई उसका दिल पूरा पिघल जाता है और दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि दोनों एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखेंगे, वो उनकी इक्वलिटी का ख्याल रखेगा और वो उनके साथ रहेगी। तो इस तरीके से याद रखिएगा द प्रिंसेस की थीम। बहुत ब्यूटीफुल लाइन्स है, आपसे पूछी जा सकती है कि ये लाइन किस पर्टिकुलर पोम की है। मैन फॉर द फील्ड एंड वीमेन फॉर द हर्थ, man with the sword and for the needle she, man with the head and woman with the heart, man to command and woman to obey, all else confusion. So these are the famous lines of the princess. The next poem is Crossing the Bar. Crossing the Bar क्लास ISC 12th में सिलेबस में रखी जाती है। क्रॉसिंग द बार बहुत ही बड़ी सी पोम है, बहुत अच्छी पोम है। मैंने अभी पहले भी आपको बताया था। इस पोम में नरेटर ये बताता है कि इंसान को कैसे मरना चाहिए, यानी ज़िंदगी जीने के बाद उसको अपने को मरने के लिए भी रेडी करना चाहिए। और वो डेथ को कंपेयर करता है सैंड बार से। यहाँ पे तो क्रॉसिंग द बार आया है, तो बार का मतलब यहाँ पे सैंड बार से है। तो नदियों वगैरह में अगर आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे डूबने का खतरा ज़्यादा होता है, वहाँ पे सैंड बार होता है। तो कंपेयर कर रहे हैं लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, जिस तरीके से बार को क्रॉस किया जाता है, कितना अगर फ्लड आ जाता है तो भी बहुत खतरे वाली बात होती है, जिस तरीके से खतरों से मोल लेकर सैंड बार को क्रॉस किया जाता है, वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी को जीने के बाद क्रॉस करते हैं एक रिवर ऑफ लाइफ को, और जो आउट गोइंग फ्लड है उसको क्रॉस करते हुए उस पार जाते हैं। और उस पार क्या है, ओशन है, जिससे हमें मुलाकात होती है डेथ से। डेथ से मिलने के बाद हम उस ओशन में मिल जाते हैं जहाँ पे बाउंडलेस डेप्थ हमको दिखाई देती है। तो कुल मिला के ही जस्ट वॉन्ट्स टू टेल हाउ टू लिव अ लाइफ, एंड व्हेन यू लिव योर लाइफ यू शुड बी रेडी टू डाई, एंड मरने के लिए आपको खुशी खुशी तैयार रहना चाहिए। So this was the theme of Crossing the Bar. Now we are going to discuss In Memoriam. The next work is In Memoriam. ये एक लॉन्ग फिलोसॉफिकल पोम है। इसमें आपको कई सारी छोटी छोटी पोम्स मिलेंगी। ये एक ऐसी पोम है जिसको पब्लिश कराने में लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन को 17 ईयर्स लग गए, क्योंकि इसमें उन्होंने कई सारे थीम्स को एक साथ ले रखा है। इन्होंने कहीं कहीं पर अपने पर्सनल ग्रीफ को एक्सप्रेस किया है, अपने फ्रेंड की डेथ पर, और कहीं कहीं पे ये यूनिवर्सल हो गए हैं, यानी यूनिवर्सली डेथ को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, कैसे लाइफ जीना चाहिए, इस तरीके से इन्होंने कई सारी थीम्स को प्रेजेंट किया है, राइट। तो सारे जो थीम्स है पर्सनल यूनिवर्सल, दे गेट मर्ज इनटू वन अनदर। तो समटाइम्स ही जस्ट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ फॉर हिज डेड फ्रेंड, और कभी कभी ही जस्ट डिज़ायर्स टू मीट हिम, उनसे मिलने की डिज़ायर रखते हैं। फिर एकदम से उनको ये लगता है कि नहीं, माई फ्रेंड इज़ विद गॉड नाउ, एज आई कैन सी गॉड एवरीवेयर, सो सिमिलरली आई कैन सी माई फ्रेंड इन टू ईच एंड एवरी थिंग। द नेक्स्ट वर्क इज़ द पैलेस ऑफ आर्ट। ये पोम एक प्रोटेस्ट के फॉर्म में लिखी गई थी अगेंस्ट द प्राइड एंड लग्जरी ऑफ आर्ट एंड अगेंस्ट द फैशनेबल स्लोगन ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक। आर्ट फॉर आर्ट सेक का मतलब ये है कि द प्राइमरी एम ऑफ आर्ट इज टू एक्सप्रेस सेल्फ ऑफ द आर्टिस्ट। अगर कोई आर्टिस्ट आर्ट बना रहा है, यानी कि कोई पेंटर पेंटिंग बना रहा है या फिर कोई पोएट पोइट्री लिख रहा है, तो वो केवल उसका प्राइमरी एम होता है सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने को एक्सप्रेस करना, जो कि गलत चीज़ है। तो इसी के अगेंस्ट में ये पोम है। सो इन दिस पोम देयर इज अ मैन who is a lover of beauty. He builds a mansion, a royal mansion full of art, right? तो एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर बहुत ही लग्जरियस मैंशन वो क्रिएट करता है, जिसमें वो हर तरीके की आर्ट को रखता है, राइट। ऑल काइंड्स ऑफ ब्यूटीज डिपिक्टिंग एवरी काइंड ऑफ ब्यूटीफुल लैंडस्केप।
यानी कोर्ट्स, लॉन्स, फाउंटेन्स, स्ट्रीम, हर चीज़ वो रखता है, ठीक है। तो दिखाया क्या गया है कि वो ये सब चीज़ें क्यों रख रहा है, हर एक के टेस्ट के लिए। वो केवल सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने मज़े के लिए वो काम नहीं कर रहा है, वो सबको खुश करने के लिए। इसी वजह से एक लाइन यूज़ हुई है, फिट फॉर एवरी मूड ऑफ माइंड, ग्रेव और गे, स्वीट और स्टन, यानी सभी को खुश करने के लिए उसने तरह तरह के ब्यूटीफुल लैंडस्केप लगा रखे हैं। लेट्स मूव टू अनदर वर्क, मोटी डी अर्थर। मोटी डी अर्थर इज़ वेरी स्ट्रेंज पोम एंड इट इज़ नॉट ईजिली अंडरस्टैंडेबल। थोड़ी सी थीम आप उसको याद रखिएगा, दैट किंग अर्थर इज़ डाइंग फ्रॉम अ ग्रीवियस वुंड, ही इज़ ऑन द बैटल फील्ड एंड हिज ऑल नाइट्स आर जस्ट डेड एक्सेप्ट वन हु इज सर बेडिवर। तो किंग अर्थर उनको इंस्ट्रक्ट करता है, सर बेडिवर को, कि यू जस्ट टेक हिज स्वॉर्ड एंड थ्रो इट इनटू द लेक। तो बेडिवर टेक्स किंग अर्थर टू द बार्ज, द साइड ऑफ द रिवर on which he is to be borne away to the afterlife, and he laments the passing of the king. Then Arthur instructs him to have faith and live his life. So this is overview. Otherwise, if you go to the entire summary, it is lengthy. The next poem is The Lady of Shalott. This is also a beautiful poem. इसमें एक लेडी है जो कि एक आइसोलेटेड टावर में रहती है, यानी और कोई नहीं रहता उस टावर में, और जो टावर है वो नदी के किनारे है और वो रास्ता जाता है कैमेलॉट की तरफ। इस लेडी को एक श्राप मिला हुआ है कि वो अपने टावर को छोड़ नहीं सकती है, ना ही उसकी खिड़की से बाहर झाँक सकती है। तो एक दिन वो एक प्लान करती है, एक मैजिक वेब वीव करती है और उसके ज़रिए वो मिरर में बाहर के कुछ नज़ारे देखना चाहती है। तो जब उसको नज़ारे दिखते हैं बाहर के, तो पहले तो वो खुश हो जाती है, लेकिन एक दिन एक मैन को जिनका नाम सर लैंसलॉट था, उनको गाते हुए देखती है, तो वो बहुत अट्रैक्ट हो जाती है। इतना अट्रैक्ट हो जाती है कि वो उस रूम को छोड़ देती है और उन्हें देखने लग जाती है। देखते देखते वो जो मिरर उसने वीव किया था मैजिक वेब का, वो टूट जाता है और वो बाहर निकल आती है उस विंडो से। तो इस तरीके से वो टावर छोड़ देती है और वहाँ पे उसको एक बोट मिलती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि टावर रिवर के पास ही है। एक बोट मिलती है, उसमें वो अपना नाम इंस्क्राइब कर देती है और फिर वो उसमें लेट जाती है और मोर्नफुल, बहुत दर्द भरा सा सॉन्ग गाती है। जैसे ही वो सॉन्ग गाती है, उसकी बोट कुछ देर तक आगे बढ़ती है और फिर वो मर जाती है। लोग, जो उस टाउन के लोग थे, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे मरी, कहाँ से आई। सर लैंसलॉट जब उस लेडी को देखते हैं तो बस यही बोलते हैं कि शी हैड अ प्रेटी फेस। इसके बाद नेक्स्ट वर्क है इनोक आर्डन। इस पोम में मेन कैरेक्टर है इनोक आर्डन नाम से, जो कि एक हैप्पीली मैरिड फिशरमैन है, लेकिन धीरे धीरे उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती है और फिर जाकर वो फिशरमैन से मर्चेंट सीमैन बन जाता है। मर्चेंट सीमैन बनने के बाद उसे कई सारी समुद्री यात्राएं करनी पड़ती थी। तो इसी तरीके से एक वॉयज में वो बहुत दूर जब निकल आता है डेजर्ट आइलैंड में, वहाँ उसकी नाव डूबने लगती है, तो किसी तरीके से वो अपनी जान बचाता है। तो 10 साल तक उसको वहीं रहना पड़ता है क्योंकि उसके पास वापस आने का कोई ज़रिया नहीं था। 10 साल बाद जब वो वापस लौटता है अपने घर, उस दौरान उसकी जो वाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा सफरिंग्स बियर करती है। उसको अपने हस्बैंड के बगैर रहकर बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो जब 10 साल के बाद इनोक आर्डन वापस आता है तो अपनी वाइफ को देखता है कि उसकी शादी हो गई है और उससे उसका एक बच्चा भी है। तो वो अपने वाइफ को देखकर थोड़ा दुखी तो हो जाता है, लेकिन अपने वाइफ की खुशी को देखकर उसे भी थोड़ी खुशी होती है और उसकी खुशी को वो स्पॉइल नहीं करना चाहता था। तो वो उसे पता नहीं लगने देता है कि वो अभी भी जिंदा है। इस पोम की थीम काफ़ी हद तक डानियल डिफो की जो नॉवल है रॉबिन्सन क्रूसो, उससे मिलती जुलती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनोक आर्डन की थीम किस नॉवल से मिलती जुलती है, तो आंसर है रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो किसने लिखी है? डानियल डेफो ने। नेक्स्ट वर्क है मॉड। मॉड पोम में एक नरेटर है जो कि अपनी कहानी सुना रहा है। वो सबसे पहले बताता है अपने फादर के सुसाइड के बारे में। उसके फादर ने सुसाइड कर लिया था, और क्यों कर लिया था? क्योंकि वो बैंकक्रप्ट हो गए थे, और ये जो बैंकक्रप्ट की नौबत आई थी ये उसके नेबर की वजह से आई थी, राइट। तो सबसे पहले नरेटर में ये बताता है कि उसके फादर ने सुसाइड कर लिया है, किस वजह से? बैंकक्रप्सी की वजह से। और जिस नेबर की बात हो रही है उसकी जो बेटी है उसका ही नाम है मॉड। एक्चुअली ये जो नरेटर है ये मॉड के प्यार में पड़ जाता है क्योंकि मॉड बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो पहले तो ये अपनी फीलिंग्स जो उसके लिए है उसको छुपाता रहता है क्योंकि उसी के फादर की वजह से इसके फादर की डेथ हुई थी, लेकिन फिर भी ये उसके प्यार के चक्कर में पड़ जाता है। उसके बाद
मॉड के ब्रदर की एंट्री होती है, मॉड का जो ब्रदर है, जो भाई है, वो बहुत गुस्से वाला है और इसी वजह से मॉड और नरेटर के बीच लड़ाई हो जाती है जिसमें मॉड के ब्रदर की डेथ हो जाती है। तो नरेटर जब मॉड के ब्रदर को मार देता है तो वहाँ से वो भाग जाता है दूसरे कंट्री और भागने के बाद जब उसको पता लगता है कि मॉड भी मर चुकी है तो वो पागल हो जाता है। काफ़ी टाइम तक वो इसी तरीके से रहता है, लेकिन बाद में जाकर अपने इस पागलपन को रिकवर करने के लिए, या कह सकते हैं अपने मन की जो भड़ास थी या उसे जो गिल्ट था उसको रिकवर करने के लिए वो लड़ाई लड़ता है रशिया के लिए। तो वॉर में लड़ाई लड़ने के बाद उसकी थोड़ी सी जो अक्ल है वो वापस आती है, वो ठीक होता है। द लास्ट वर्क इज द इडल्स ऑफ द किंग। इडल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इडल का मतलब होता है अ लिटिल पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ अ पिक्चरेस्क सीन और इंसिडेंट, स्पेशली ऑफ रस्टिक और सिंपल लाइफ। किसी के लाइफ की या किसी भी इंसिडेंट, किसी भी सीन का पिक्चर को पोर्ट्रे करना, शो करना इडल कहलाता है, राइट। तो इस पर्टिकुलर वर्क में टेनिसन ने किंग अर्थर के लाइफ को दिखाया है 12 बुक्स के ज़रिए, राइट। तो 12 अलग अलग पिक्चर्स उसके लाइफ के आपको देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग 12 ऑर्डर्स इसके हैं, जिसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने आपको दे रखा है, स्क्रीन पर देखिएगा। तो ये अलग अलग पिक्चर्स है, एक तरीके से अलग अलग थीम्स हैं, इन सब की हैं, ये सब द इडल्स ऑफ द किंग ही, लेकिन इन 12 की जो समरी है वो अलग अलग है, राइट। कैसे किंग अर्थर को गुइनिवियर नाम की एक लेडी से प्यार हो जाता है, कैसे वो उसको धोखा देती है, कैसे किंग अर्थर का डाउनफॉल होता है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग बुक्स में लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने पोर्ट्रे की है। इसके अलावा एक ख़ास बात जानने की ये है कि ये जो वर्क है द इडल्स ऑफ द किंग टेनिसन का, ये बेस्ड है मोस्टली मैलोरी का जो वर्क रहा है मॉर्टी डी आर्थर। देखिए मॉर्टी डी आर्थर टेनिसन का भी वर्क है, राइट, लेकिन इससे पहले मैलोरी का भी वर्क रहा है। तो मैलोरी के जो वर्क है मॉर्टी डी आर्थर, जिसकी समरी अलग है, उसी की थीम को लेते हुए द इडल्स ऑफ द किंग लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा था। इसके बाद एक बार रिकॉल कर लेते हैं उनके सारे वर्क्स को एक साथ। तो सबसे पहला पोम कलेक्शन उनका था 1830 में जो पब्लिश किया था, उन्होंने था चीफली लिरिकल नाम से। इसके बाद 1832 में पोम्स, इसका उन्होंने क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। इसके बाद 1842 में 2 वॉल्यूम्स आए थे पोम्स के, जिससे वो काफ़ी पॉपुलैरिटी उन्होंने हासिल करी थी। इसके बाद द प्रिंसेस अ मेडले 1847 में उन्होंने लिखी। इन मेमोरियम 1850, Ode on the Death of the Duke of Wellington, it was composed in 1852. Maud and Other Poems 1855. Idylls of the King 1859. Enoch Arden 1864. The Holy Grail and Other Poems 1869. Queen Mary, which is a drama, 1875. Harold Beckett, also I told you these are dramas, 1876, 1879. Demeter and Other Poems were written in 1889. The last is The Death of Inone, Akbar's Dream and Other Poems. That's all for today. Thank you for watching.